तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। चलिए, so before starting off with today's session, let us revise with what we have done till now. क्या क्या देख लिया अभी तक हमने? सबसे पहला प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस। उसमें हमने एक मेन टेबल देखा था, सब प्राइस एलिमेंट जिसमें शामिल था। वैल्यू वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन वॉज वैल्यू इन यूज एंड द अदर वॉज value in exchange. Value in exchange was further divided into two parts: value for money, that is price, and value for goods, that is barter. उसके बाद हमने देखा था goods and services. So goods मतलब anything that you can see, touch and feel, and services मतलब you cannot see, you cannot touch, but you can only feel services. उसके बाद हम देखने वाले हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस टॉपिक, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि यहां पर टाइप्स ऑफ गुड्स लिखा है, लेकिन यहां पर गुड्स डज नॉट मीन ओनली गुड्स. इट विल इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो, इट विल इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑल्सो, इट विल इंक्लूड असेट्स ऑल्सो, इट विल इंक्लूड वेल्थ ऑल्सो. क्योंकि इकोनॉमिक्स में गुड्स की डेफिनेशन काफी अलग है, और अभी जो हम देखने जा रहे हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स, उसमें भी काफी सारी जगह पर सर्विसेज भी इंक्लूड की गई हैं. सो व्हेन वी सी दिस टॉपिक्स वन बाय वन, वी विल रियलाइज दैट वी आर हियर जस्ट नॉट डिस्कसिंग ओनली अबाउट द गुड्स. इट विल इंक्लूड मेनी एस्पेक्ट्स which in general terms are known as assets, property, services, goods, etc. ठीक है? सो अपना दिमाग एकदम खुला रखना इस टॉपिक को समझते समय, तो ही ये चीज आपको समझ में आएगी कि यहां पर इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसको हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग दिखने में अच्छा है तो उसको हम हैंडसम बोलते हैं, या कोई लेडी अच्छी है तो उसको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं. फिर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई होशियार होता है, कोई डफोड़ होता है, कोई एवरेज होता है, कोई अबव एवरेज होता है. देन कम्स कि कोई इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, कोई इमोशनल है, कोई प्रैक्टिकल है. सो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, वैसे ही गुड्स को भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी. टेंजिबिलिटी कह लो, अपीयरेंस कह लो, बराबर. दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल गुड्स और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल गुड्स. टेंजिबल गुड्स मतलब और कुछ नहीं बल्कि हमने जो पहले देखा था वही है, दैट इज गुड्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. और इनटेंजिबल मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज नथिंग बट द सर्विसेज. तो उसमें टेंजिबल गुड्स आया पहले, तो उसको पढ़ेंगे गुड्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. अब फिजिकल एग्जिस्टेंस किन चीजों का होता है? खाली उन्हीं चीजों का जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं. एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच एंड फील हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. और आगे देखो क्या लिखा है, एंड कैन बी मेजर्ड आर नोन एज टेंजिबल गुड्स. मतलब वी कैन एक्चुअली काउंट दीज थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील. जिन चीजों का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे हम काउंट भी कर सकते हैं, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, अब इस सिचुएशन को फील करने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक सीन आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा. अरे किसने किया ये? तेरी तो सूरदास की औलाद, और बेटे पोज क्या मार रहा है? बाहर निकल ऐसे, कम आउट. I'm sorry. क्या? I'm sorry? यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, बॉस बेचारे के अंडे फोड़ दिए. नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है. ए फूलन देवी, क्या है? जबान को लगाम दे.
ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे को कितना हुआ रे? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का? क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट 500। 500। ये ले पकड़ 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए चला जाए। उड़। 1 मिनट, क्या है? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। So what have we understood from this? जिन चीजों का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सबसे पहले उन्हीं चीजों को हम डैमेज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किस चीज का डिस्ट्रक्शन होगा? जिसका कोई एग्जिस्टेंस होता है। अब अगर गौर से उस वीडियो को आपने देखा हो तो अंडे टूटे थे क्योंकि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस था। जो भी क्वांटिटी थी मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, उसने वैल्यू बताई 500 रुपया। इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द वीडियो तो उसमें गाड़ी का जो हेडलाइट है वो भी एक्सप्रेस हुआ। 500 का एक, तो इसने पैसे कितने दिए? 1000, क्योंकि उसने कितनी हेडलाइट तोड़ी? एक नहीं, 2 हेडलाइट तोड़ दी। सो 2 हेडलाइट्स, a few eggs in numbers as well as the main glass of that car, है ना, which was single in quantity, तो उसका भी वैल्यू क्या लगाया? 5000 rupees. So here all the commodities in that particular scene were expressed in numbers, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसीलिए वो कौन से गुड्स में शामिल होगा? टेंजिबल गुड्स में शामिल होगा। ओके, अब अगर कोई गुड्स टेंजिबल है तो कुछ इनटेंजिबल भी होगा। सो इनटेंजिबल गुड्स का मतलब क्या होता है? सर्विसेज होता है जो असल में दिखाई नहीं देती। इसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। So before we proceed ahead, let us read what has come on your screen. Goods which do not have physical existence and cannot be measured cardinally, those are called services. मतलब what is the meaning of cardinally expressed in terms of numbers? मतलब cardinal expression. Okay? So services को हम कभी measure नहीं कर सकते थे। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था that services cannot be measured but goods can be measured. Okay, you cannot see service, you cannot touch service, you can only feel the service. Such services are considered as which goods? Intangible goods. ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं goods, लेकिन अल्टीमेटली टॉपिक कौन सा चल रहा है? सर्विसेज। क्योंकि मैंने आपको पहले ही वॉर्न कर दिया था, टाइप्स ऑफ गुड्स भले ही लिखा हो लेकिन इन्हीं गुड्स में अंदर क्या क्या आ जाएगा? गुड्स, सर्विसेज, असेट्स, प्रॉपर्टी, सब आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सी समथिंग ऑन योर स्क्रीन। देना। ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है रे? इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व्ड, उन दोनों ने एक दूसरे के लिए डांस परफॉर्म किया, विच वॉज गिविंग सर्विस टू ईच अदर, और पैसे भी मांगे। सो व्हेन एनी पर्सन परफॉर्म्स समथिंग फॉर द अदर पर्सन विच यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील, इज नोन एज सर्विस। अब आपको ये 2 सीन दिखाए ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सको कि ऊपर वाला जो सीन था उसमें अंडे का नुकसान क्वांटिफाइबल था क्योंकि अंडे हम काउंट कर सकते हैं। हेडलाइट 2 हमने काउंट करी थी जिससे उसका नुकसान भी मेजरेबल था, और जो ग्लास तोड़ा कांच का वो भी मेजरेबल था। लेकिन यहां पर जो सर्विस दी गई, उस शीमेल ने जो डांस परफॉर्म किया, क्या वो डांस का परफॉर्मेंस से मिलने वाला मजा आपको दिखा? क्या नहीं, आपने खाली डांस देखा और मजा आया। क्या उस शीमेल ने पैसे मांगते समय ये बोला कि मैं 5 मिनट नाची, मैं 10 मिनट नाची, मेरे को 5000 दो, मेरे को 1000 रुपया दो? उसने क्या बोला? देना, पैसा देना। लेकिन कितना, वो क्लियर टर्म्स में मेजरेबल था ही नहीं, तो बोलेगी क्या?
और नाना पाटेकर ने भी सामने डांस परफॉर्मेंस किया, तो उसने क्या बोला, मैं भी तुम्हारे लिए नाचा तो मेरे को कुछ दो, लेकिन कितना पैसा दो, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये सारी चीजें मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए उसकी वैल्यू को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो उसको हमने क्या बोला, सर्विस बोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब किसी भी चीज का सप्लाई कितना है वो डिसाइड करेगा कि उस गुड्स की क्या वैल्यू है या उस गुड्स का क्या क्लासिफिकेशन है। सो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी वी हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ गुड्स। वन इज इकोनॉमिक गुड्स, ऑन योर स्क्रीन लेट अस सी दैट फर्स्ट। Goods which command exchange value are known as economic goods. अब exchange value मतलब value in exchange. Yes, value in exchange expressed in terms of money is known as what? Price. और कोई इंसान किसी प्रोडक्ट की प्राइस चुकाने के लिए तैयार कब होगा? Yes, when the demand is greater than supply. When the demand is greater than supply, there arises scarcity of a product, और उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। So all those commodities which are being sold in the market for some price, for some value in exchange are known as which goods? Economic goods। ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा सीन आपकी स्क्रीन पे। भिंडी 12 रुपए की, गोभी 10 के। भैया, what the hell is this? ये क्या पहना है? अरे 18th century की वॉच। यार लोग क्या बोलेंगे? सुहास की फियांसी को देखो, डॉक्टर बनने वाली है और 200 रुपए की घड़ी पहनती है। प्लीज टेक इट ऑफ। थैंक यू। Hi, handsome. Hey auntie, you're looking good. Don't miss my set, darling. Rubies, Mandalay से है. Mandalay. Wow. Hey, let's go meet David. चल तुम्हें Of मिला. course, of course. उसके जूते कितने के पता करो। मैंने पूछूंगा, वो खुद बताए। Yes. क्या किया भाई? अरे $300 के शूज है, पुदीने की चटनी और भाई $300 शूज। भाभी, फ्री एडवाइस लेना चलो, नहीं तो जाने दो। Genuine Italian leather and stitched. So if you have carefully observed this video, सबसे पहला भिंडी 12 रुपया किलो, गोभी 10 रुपया किलो। क्या 18th सेंचुरी की 200 रुपए की घड़ी पहनी है? निकालो उसे। फिर आई थी वो आंटी जिसने बोला डोंट मिस माय सेट डार्लिंग, और वो सेट कहां से आया था? मैंडले से। फिर उसके जूते वो कितने के थे? $300 के। साथ साथ आपने सुना भी होगा इटालियन लेदर, हैंड स्टिच्ड, हैंडमेड। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर रेयर इन द सेंस उसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और इसीलिए उसको हासिल करने के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है। सो ऑल दीज गुड्स टेकन एज एन एग्जांपल इन दैट सीन आर विच गुड्स? इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, जिसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक गुड्स मीन्स गुड्स which do not command any exchange value are known as non-economic goods। तो ये कौन से गुड्स होंगे? जिनका अवेलेबिलिटी अबंडेंस में है, जिनका सप्लाई अबंडेंस में है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एयर, वाटर, सनलाइट, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस। वैल्यू इन यूज तो है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। लेक्चर 1, राइट? अब इसको समझने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक और सीन। अबे ऐसे नहीं पत्थर खत्म होने वाले, नहीं समुंदर का पानी भरने वाला है। तू क्या मेहनत कर रहा है यार? सुना, ऐसे नहीं पत्थर खत्म होने वाले, ना ही समुद्र का पानी भरने वाला। विच मीन्स स्टोन्स अवेलेबल नियर दैट ओशन आर ऑल्सो अनलिमिटेड, और ओशन में जो पानी है वो भी अनलिमिटेड है। इनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है और इसीलिए इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं।
सो यहां तक अभी हमने कुछ नया सीखा नहीं है. ओके, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में इस पे डिटेल में डिस्कशन हो चुका था, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया. अब आगे बढ़ते हैं कुछ नया सीखने के लिए. थर्ड इज बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी. अब एक बात बताओ, ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये गुड्स की लाइफ लंबी है कि छोटी है, उसके बेसिस पे हम तय करेंगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है. लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी और यू कैन से शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ और यू कैन से शॉर्ट लाइफ. सो ड्यूरेबिलिटी मतलब लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट. उसके बेसिस पे वापस दो प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे. पहला ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स मतलब कौन से गुड्स? लेट अस सी दैट. गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली. देखो ध्यान से देखना, गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली मतलब लंबे समय तक इसका इस्तेमाल होगा और इसका इस्तेमाल एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार होगा. ऐसी कमोडिटीज को हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे. आपके घर में जो सोफा है वो क्या है? ड्यूरेबल है, क्योंकि इस सोफे की लाइफ क्या है? 5 साल, 10 साल, डिपेंड्स. अभी आप उस सोफे का उपयोग कैसे करते हैं? इस पे नॉर्मली बैठेंगे तो 10 साल चलेगा और हर रोज इस पे उछल कूद करेंगे तो 5 साल में भी खत्म हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन योर यूसेज. लेकिन क्या ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सिंगल टाइम यूज होगा? नहीं, ये बार बार हर रोज यूज होगा. आप इसको यूज करते हैं टीवी देखते समय, खाते समय, गेस्ट को बिठाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. कितनी सारी बार ये सोफा यूज होता है, लेकिन फिर भी सोफा सोफा ही रहता है. हाँ, उसमें रिपेयर्स मेंटेनेंस कुछ ना कुछ आते जाएंगे, बट उसका आइडेंटिटी वो खो नहीं देता आफ्टर सिंगल यूज. इट रिमेन्स द सेम. देन कम्स बेड ऑन विच यू स्लीप ऑन डेली बेसिस. क्या इस पे एक बार या दो बार सो के बेड नष्ट हो जाता है? नहीं, इट्स एग्जिस्टेंस इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज यूज्ड ऑन रिपीटेड बेसिस ऑल्सो. फिर आपके घर में टेडी बेयर होगा. एक लड़कियों का बहुत फेवरेट होता है टेडी बेयर. हर रोज उससे कुछ ना कुछ बात होती है, मन हल्का हो जाता है. इस टेडी बेयर को यहां रख के वो सो जाते हैं. कभी कभी टेडी बेयर को गले लगा के रो भी लेती हैं. ये है ना, फेवरेट होता है. कितनी सारी बार टेडी बेयर का यूज हुआ, बार बार, लगातार, और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है. इसीलिए इसको कौन से गुड्स बोलेंगे बेटा? ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे, क्योंकि इसकी लाइफ बड़ी है और इस प्रोडक्ट को खाली एक ही बार यूज नहीं कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो. ठीक है. पेरिशेबल गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय पेरिशेबल? जो बहुत जल्दी पेरिश हो जाते हैं, जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, जिसका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करोगे और उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा. तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? बिफोर सीइंग दैट, let us first see the meaning of perishable goods. So read that. Goods which cannot last for a long time and are consumable only once are known as which goods? Perishable goods. ठीक है, इनके एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहला मिल्क. इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है. अगर मिल्क आपने गलती से बाहर रख दिया तो कुछ आवर्स के बाद वो दूध क्या होगा? हाँ, फट जाएगा. डोंट वरी, फटे हुए दूध से ही तो क्या बनता है? पनीर बनता है. लेकिन वो दूध तो नहीं रहा ना. आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ही उसका फॉर्म चेंज हो गया. दूसरा, हमें ये नहीं सोचना है कि उसका फॉर्म चेंज होगा विदाउट कंज्यूमिंग. आप ये सोचो कि इस दूध का आपने एक बार कंजम्पशन कर दिया, बाद में क्या उसका कलर सेम रहने वाला है? क्या ये दूध रहने वाला है? अगर उल्टी करके बाहर निकालोगे फिर उसी को वापस मिक्स करके किसी को पिलाओगे, क्या वो दूध है? नहीं, वो उल्टी में कन्वर्ट हो चुका है. और सपोज यहां से बाहर नहीं निकलता, कहीं और से बाहर निकलता है, तो उसका फॉर्म, कलर सब चेंज हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, these goods are considered to be perishable goods because once they are used, they cannot be used again. The form completely changes. So such goods are which goods? Perishable goods. क्या बोलने का इन goods को?
पेरिशेबल। ओके, ये खत्म हो जाते हैं, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है आफ्टर सिंगल कंजम्पशन। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बार बार लगातार यूज हो सके। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यस, जो भी नॉनवेज खाते हैं, फिश, मीट, बीफ, चिकन, ठीक है, जो भी लोग कंज्यूम करते हैं, ये अगर आपने कहीं बाहर रख दिया खुले में तो क्या इसका फॉर्म सेम रहेगा? नहीं, ये भी बिगड़ेगा। इसको भी हमें संभाल के रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ेगा। उसको एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें ये प्रिजर्व हो सके। साथ ही साथ इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद क्या इसका फॉर्म सेम रहेगा? क्या मछली खाने के बाद भी मछली ही रहेगी? नहीं। क्या मीट खाने के बाद भी मीट ही रहेगा? नहीं। The life is short and these products can be used only once. So these are which goods? Perishable goods. ठीक है, फिर आगे यस, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। अब ये सारी चीज भी हमको बहुत संभाल के रखनी पड़ती है, और ये संभाल के नहीं रखी तो बिगड़ जाएंगी, क्योंकि ये सारे गुड्स जो आपकी स्क्रीन पे अभी हैं, इन सब की लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर लाइफ को थोड़ा बड़ा करना है तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर पाएंगे, लेकिन इन गुड्स की क्वालिटी चेंज नहीं कर पाएंगे। और इनकी क्वालिटी क्या है कि ये जल्दी जल्दी पेरिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और इसीलिए इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पब्लिक गुड्स एंड द अदर इज प्राइवेट गुड्स। बट पहले हम जाएंगे पब्लिक गुड्स पे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक गुड्स। गुड्स विच कैन बी यूज्ड बाय मेनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम आर नोन एज विच गुड्स? पब्लिक गुड्स। They possess the characteristics of joint demand and joint consumption. Joint मतलब collective, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? So joint demand and joint consumption means what? Collective demand, collective consumption. मतलब बहुत सारे लोग एक साथ उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक गुड्स बोलेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला, यस, रोड विच इज यूज्ड बाय एवरीवन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। क्या ऐसा कभी होता है कि आप ही इस रोड पे जाएंगे, आपके अलावा कोई दूसरी गाड़ी, कोई दूसरा व्हीकल नहीं आएगा, ये मेरा प्राइवेट रोड है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। द रोड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज मेड दीज रोड्स फॉर whom? फॉर द पब्लिक, to be used collectively at a single point of time. So such goods are known as public goods which call for joint demand, joint consumption. सभी individuals एक साथ उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी, कहीं पे कोई पैसा नहीं मांगेगा इस रोड को इस्तेमाल करने का, आप किसी को रोक नहीं पाओगे to use this road either for walking or for driving a two-wheeler or for driving a four-wheeler or for driving a six-wheeler or maybe a 12-wheeler. This road is made for everyone. ठीक है, जानवर तक इस रोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, है ना? कभी कभी हाईवे पे जा रहे होते हैं, अचानक बीच में गाय आ जाती है, तो ये कौन से गुड्स हुए? पब्लिक गुड्स हुए, जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसको मुफ्त में कभी भी इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यस, आपने बहुत सारे पार्क्स तो देखे ही हैं, लाल बाग, सरदार बाग। हाँ, उसमें क्या होता है आप ये भी जानते हैं। बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पीपल एंटरिंग दीज प्लेसेस, तो लोग इस पार्क में जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जॉगिंग करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए। एंड सिंस आई हैव स्टडीड इन BHS अलकापुरी, आई वेरी वेल नो कुछ क्लासेस में से सीधा व्यू सरदार बाग का दिखता है। सो कई बार लेक्चर सामने चल रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स खिड़की के बाहर सरदार बाग में जो कार्यक्रम हो रहा है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये तुरंत टीचर्स की पकड़ में भी आ जाता है कि कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दे रहा है?
क्योंकि उसको वो सीन ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है जो सरदार बाग में चल रहा है एज कंपेयर टू जो सामने टीचर बोल रहे हैं. सो दीज प्रॉपर्टीज आर विच प्रॉपर्टीज? पब्लिक प्रॉपर्टीज, पब्लिक गुड्स. तो मैंने बोला कि गुड्स को स्ट्रिक्ट सेंस में गुड्स मत मानना, इसमें प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, असेट भी आ जाएगा, लैंड भी आ जाएगा. ठीक है. सो कैन यू स्टॉप एनीवन फ्रॉम गोइंग टू द पब्लिक पार्क? नो. दे कैन कम, दे कैन एंजॉय, दे कैन परफॉर्म एनीथिंग दे वांट. बुजुर्ग लोग वहां पर जाते हैं मालूम है, योगा करने के लिए. और सुबह सुबह आप अगर जाओगे 7 बजे 7:30 बजे तो आपको वहां पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे बुजुर्गों के जो वहां पर खाली खाली हंस रहे हैं. लेकिन ये सारी चीज वो क्यों कर रहे हैं? अपनी सेहत को बनाने के लिए. लाफिंग थेरेपी आपने देखा होगा इन मुन्ना भाई MBBS मूवी. सो वो सारी चीज यहां पर हो रही है और आप किसी को रोक नहीं पा रहे. सो दीज गुड्स आर विच गुड्स? पब्लिक गुड्स. ओके. collective demand, collective consumption, many individuals use this product at the same time. उसके बाद yes, आप कहीं बीच पे चले जाओ, बीच के बीचों बीच आप पहुंचो और जोर से चिल्लाओ. गाली नहीं बोलने का, समाज के खिलाफ है. जोर से चिल्लाओ, खुश हो जाओ, जो परफॉर्म करना है करो. वहां पे जाके आप कितनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. छोटे बच्चे अपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर वहां पहुंच जाते हैं. वहां पे छोटे छोटे कैसल बनाते हैं. छोटा भाई कैसल बनाएगा, बड़ा भाई आके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. मजा आता था. सो ऑल दीज प्लेसेस विच हैज पब्लिक एक्सेस इजीली आर कंसिडर्ड टू बी विच गुड्स? पब्लिक गुड्स. क्योंकि यहां पर कलेक्टिव कंजम्पशन, कलेक्टिव डिमांड की बात आती है. सब लोग एक साथ उस बीच का यूज करते हैं और किसी को वो रोक नहीं सकते कि मैं इस बीच में आ गया हूं, अब तुम्हारा यहां पे बीच में कोई काम नहीं है, निकलो यहां से. ऐसा कोई तुमको बोलने वाला नहीं है. फिर यस, जो मोबाइल कनेक्शन के टावर्स लगा के रखे हैं, कनेक्टिविटी के टावर्स गवर्नमेंट ने लगा के रखे हैं, अलग अलग कंपनीज ने लगा के रखे हैं, तो वो सारा टावर का कनेक्शन का बेनिफिट भी किसको मिलता है? सबको मिलता है. अभी तो वडोदरा सिटी इज अ स्मार्ट सिटी, यू नो. तो हर जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े वाईफाई के टावर लगे हुए हैं. तो ये वाईफाई कनेक्टिविटी का बेनिफिट किसको मिलेगा? हर उस इंसान को जो ये वाईफाई यूज करना चाहेगा, क्योंकि दीज आर फ्री वाईफाई टावर्स. सो एनी सच प्रोडक्ट which is used collectively by many people at the same point of time are considered to be which goods? Public goods. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Private goods. Now what are private goods? Let us see that. Goods which can be possessed and owned by a private individual only. All decisions regarding these goods are taken by him or her. मतलब कुछ चीजें होंगी जो मेरी प्राइवेट चीजें होंगी, जो आपकी प्राइवेट ओनरशिप की होंगी. उस प्रोडक्ट को लेकर जो भी डिसीजन लेना है वो मैं लूंगा अगर मेरा ओनरशिप है तो, वो आप लेंगे अगर आपका ओनरशिप है तो, और उसका जो यूज है वो भी हम ही करेंगे. हमको पूछे बगैर कोई उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता. ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्रोडक्ट्स बोलेंगे, प्राइवेट गुड्स बोलेंगे. ठीक है. चलिए लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द सेम. सबसे पहला, कार आपकी. सो इफ यू वांट टू यूज योर ओन कार, डू यू आस्क एनीवन? नो. इट इज योर ओन कार, योर ओन्ड कार. सो यू आर गोइंग टू सिट इन दैट कार एंड एंजॉय दैट कार. नाउ इफ आई वांट टू यूज दिस कार, डू आई हैव टू आस्क यू? यस, क्योंकि वो कार किसकी ओनरशिप की है? आपकी ओनरशिप की है. और आपकी कार इस्तेमाल करने से पहले मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं एक छोटी सी ड्राइव पे जा सकता हूं मेरे परिवार के साथ आपकी कार में. आप बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगा. और आप बोलोगे हां, तो ही मैं जा पाऊंगा. सो अ कार बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल इज अ प्राइवेट गुड because it does not belong to the world at large. It is owned by a particular person. So उसको यूज करने के लिए जो भी परमिशन भी मांगनी पड़ेगी आपको उसी इंडिविजुअल से मांगनी पड़ेगी. अगर वो परमिशन देंगे तो ही आप उस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे. फिर
आपका जो घर है क्या इसमें कोई भी आ सकता है? जैसे सरदार बाग, लाल बाग में लोग जाते थे, वैसे आपके घर में आएंगे तो आपको चलेगा? आपको पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि इतने सारे लोग यहां पे आए क्यों। चलिए, आपने घर बहुत अच्छा बनाया, लोग उसको देखने आ रहे हैं बिकॉज यू हैव वन ऑफ अ काइंड हाउस इन द एंटायर एरिया, बट डू दीज पीपल हैव टू आस्क फॉर परमिशन? यस। और परमिशन मांगते वो कैसे हैं? पूछ के नहीं, बेल मार के। पहले वो बेल मारेंगे। सो बेल क्यों रखा हुआ है हमने घर के बाहर? ताकि लोग वहां पर बेल मार के वेट करें, हम दरवाजा खोलें, हमसे वो बतियाएं। दे आस्क फॉर परमिशन, कैन आई कम इन योर हाउस? एंड इफ यू से यस, then only they will come in your house, otherwise they cannot. So your house is also your which property? Private property. It is private goods and it cannot be used by any Tom, Dick and Harry. It can be used only by your permission, whom you allow will be able to enter the house. Then आपके उसी घर में आपका एक कमरा है, ये आपका कमरा है और आपने ये कमरा अपना बना लिया किसकी परमिशन से? पेरेंट्स की परमिशन से, क्योंकि बेटा मकान तो पेरेंट्स का है जिसमें अभी आप रहते हैं, कमरा भले आपका हो। और कई बच्चों में इतनी हिम्मत होती है कि वो इस कमरे का जो दरवाजा होता है उसके बाहर चिपका देते हैं एक सेइंग, और वहां लिखा होता है नॉक द डोर बिफोर यू एंटर। किसके लिए लिखते हो ये? रिलेटिव्स के लिए? नहीं। घर में हर रोज आपके साथ रहता कौन है? आपके पेरेंट्स, शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स। और आपने ये बाहर नोटिस मारी है नॉक द डोर बिफोर यू एंटर, मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी रूम में आपकी प्राइवेसी अफेक्ट हो। ठीक है, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपको कोई आके डिस्टर्ब करे, समझे? और इसीलिए आपने वो नोटिस बाहर रखी हुई है, क्योंकि आप एक सिंसियर बच्चे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। सो द गुड्स विच बिलोंग टू एन इंडिविजुअल, जिसका यूज का राइट किसी एक के पास है और वो यूज का राइट वो किसी और को देगा तो ही सामने वाला इस्तेमाल कर पाएगा, ऐसे गुड्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट गुड्स बोलते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्राइवेट प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर आपने आइसक्रीम खरीदा, अब ये आइसक्रीम आप शांति से कहीं पे कंज्यूम कर रहे हैं, उतने में आपका दोस्त आ जाएगा और उस आइसक्रीम की तरफ ऐसा घूर के देखेगा। क्या करेंगे आप? डेफिनेटली आप में अगर कर्टिसी है, मैनर्स है और वो बेचारा देख रहा है तो आप उसको आइसक्रीम ऑफर करेंगे, और ये आइसक्रीम ऑफर करने के बाद उसने हाँ बोला तो वो कंज्यूम करेगा। या उसको सामने से आइसक्रीम कंज्यूम करना था तो वो भी आपसे पूछेगा एक्सक्यूज मी, कैन आई शेयर दिस आइसक्रीम विथ यू? इफ यू से यस, then only he can do this, because who is the owner of this ice cream? You. After buying that ice cream, you are the owner. So usage का पावर भी किसके पास है? आप ही के पास है। So ये कौन से गुड्स हो जाएंगे? प्राइवेट गुड्स हो जाएंगे। So anything that belongs to us and we only have the whole and sole right of use of these goods, such goods are considered to be private goods, and nobody else has the power to use these goods when you are using those goods. ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं, क्योंकि जो दो कैटेगरीज हमने डिस्कस करी है ना, ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। ठीक है, एक पब्लिक गुड्स है, दूसरा प्राइवेट गुड्स है, लेकिन इनके बीच में भी कहीं पे कुछ गुड्स आते हैं। सो लेट अस डिस्क्लोज द सस्पेंस। यस, 4 कैटेगरीज में गुड्स को डिवाइड बेसिकली हम कर सकते हैं। पहला, आप अगर टेबल को गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो पर्टिकुलर्स में नीचे पहले लिखा हुआ है एक्सक्लूडेबल और उसके नीचे लिखा हुआ है नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका पहले मतलब समझते हैं। एक्सक्लूडेबल मीन्स व्हाट? क्या आप किसी को भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से रोक पाओगे तो वो एक्सक्लूडेबल कैटेगरी में आएगा। मीन्स आई कैन एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना, बाहर रखना। ठीक है, और नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब होता है
कि आप किसी भी इंसान को रोक नहीं पाओगे उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले। सो पर्टिकुलर्स के वर्टिकली दो हिस्से हुए, एक एक्सक्लूडेबल और दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल मीन्स यू कैन स्टॉप समवन फ्रॉम यूजिंग दैट प्रोडक्ट। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब यू कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम यूजिंग दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में जो हॉरिजॉन्टल मैंने लिखा हुआ है राइवल, व्हाट डू यू मीन बाय राइवल? राइवल मतलब जनरल टर्म्स में होता है एनिमी। ठीक है, जो हमारे सामने खड़ा होता है उसको हम राइवल बोलते हैं। यहां पर राइवल का कंसेप्ट ये है कि जब मैं कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हूं, मैं उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं, तो क्या उसी टाइम पे कोई दूसरी पार्टी आके उस गुड्स का इस्तेमाल कर सकती है? अगर नहीं, मतलब वो राइवल है। ओके, ही कैन नॉट यूज माई प्रोडक्ट व्हेन आई एम यूजिंग इट। और नॉन राइवल का क्या मतलब होता है कि व्हेन आई एम यूजिंग सम प्रोडक्ट, कैन आई शेयर द सेम प्रोडक्ट विथ समबडी एल्स ऑल्सो? इफ द आंसर इज यस, देन दैट पर्सन इज नॉन राइवल। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सक्लूडेबल मतलब क्या आप किसी इंसान को उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से रोक पाओगे? यस। नहीं रोक पाओगे तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो जाएगा। और राइवल में क्या देखा हमने? व्हेन आई एम कंज्यूमिंग सम प्रोडक्ट, कैन आई शेयर दैट प्रोडक्ट विथ समबडी एल्स? इफ द आंसर इज नो, नहीं शेयर कर सकते, तो वो मेरा कौन हुआ? राइवल हुआ। और अगर मैं शेयर कर सकता हूं तो वो क्या हुआ? नॉन राइवल हुआ। सो एक है एक्सक्लूडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब चार सिचुएशन हमारे सामने है। जो ऑरेंज में ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट गुड्स, क्या उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी की एलिमेंट है? यस। क्या आप किसी को रोक पाओगे? यस। साथ ही साथ आप जब उन गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो तब क्या दूसरा उसको कंज्यूम कर सकता है? द आंसर इज नो। सो जो एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्योर प्राइवेट गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आई एम यूजिंग माई कार, व्हेन आई एम ड्राइविंग माई कार, कैन समबडी एल्स ड्राइव द सेम कार? नो। कैन समबडी सिट इन दैट कार विथ माई परमिशन? दैट इज यस। बट कैन समबडी यूज दैट कार? नो। जब मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, क्या कोई दूसरा आके उसी लैपटॉप पे मेरे साथ ही काम करने बैठ सकता है? नो। कैन आई स्टॉप समवन फ्रॉम यूजिंग दैट सेम लैपटॉप? यस। व्हेन आई एम वॉचिंग अ टीवी, कैन आई एक्सक्लूड समवन फ्रॉम वॉचिंग दैट टीवी? यस। मेरी मर्जी होगी तो ही तुम उस टीवी को देख पाओगे मेरे साथ। और राइवल मतलब कैन आई यूज द सेम प्रोडक्ट फॉर टू डिफरेंट पर्पसेस? उसको कुछ और देखना है, मुझे कुछ और देखना है, तो क्या वो टीवी पे पॉसिबल है? नो। क्योंकि जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे ही टेस्ट का आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू सी महाभारत एंड आई वांट टू सी MTV, देन आई विल वॉच MTV ओनली and you have to wait for me to complete. After that only you can use that product. सेम देखना है तो आप उस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप जिस घर में रहते हैं, क्या उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी है? यस, हमने अभी देखा, यू कैन स्टॉप समवन फ्रॉम यूजिंग दैट प्रोडक्ट एंड कैन समबडी एल्स आल्सो यूज दैट प्रोडक्ट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर यूजिंग इट? द आंसर इज नो, नॉट विदाउट योर परमिशन। देन कम्स अ प्राइवेट लैंड, जिस लैंड पे मेरी ओनरशिप है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मैं वो किसी के लिए भी ओपन कर दूंगा? नहीं। I can exclude, and when I am using that piece of land, can somebody else use it at the same time? Answer is no. Without my permission, no. So, private goods में दोनों एलिमेंट शामिल होंगे, एक excludable as well as rival। एक और कैटेगरी आती है, ऊपर वाले ग्रे पोर्शन में हम चले जाते हैं। एक्सक्लूडेबल तो है लेकिन नॉन राइवल है। मतलब क्या? These goods are called as club और collective goods. Example, multiplex. क्या मल्टीप्लेक्स में आप किसी को आने से रोक सकते हैं? Yes, excludable है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में वही बंदा एंटर होगा जिसने पैसा
भरा होगा टिकट का। ओके, हम थिएटर की बात कर रहे हैं, स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्स में, थिएटर में एंट्री उसी को मिलेगी हु हैज बॉट द टिकट, so that is excludable for those people who have not bought. Okay, on the other hand, क्या आप एक पूरे थिएटर में अकेले ही मूवी देखते हैं कि आपके साथ दूसरे लोग भी होते हैं? आपके साथ दूसरे लोग भी होते हैं और उन्हें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती टू सी द सेम मूवी इन द सेम स्क्रीन, सिटिंग बिसाइड्स यू, सिटिंग अहेड ऑफ यू, सिटिंग बिहाइंड यू. Neither you have asked them nor they have asked you. So these goods are called as which goods? Collective goods, club goods. Okay, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, अम्यूजमेंट पार्क. उसमें भी एंट्री किसको मिलेगी? जिसने टिकट खरीदा उसी को. लेकिन आप अकेले हैं क्या अम्यूजमेंट पार्क में? नहीं, मल्टीपल यूजर्स हैं एट द सेम टाइम. सो अगेन विच गुड्स? कलेक्टिव गुड्स, बिकॉज एक्सक्लूडेबल के साथ साथ क्या है? नॉन ड्राइवल है. ओके, इंडिपेंडेंटली वो वहां पर पहुंचे हैं. फिर रेलवे में आपने टिकट बुक कराई तो ही बैठने को मिलेगा. वो अलग बात है कि इंडिया में लोग फ्री में चढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी पेनल्टी भी होती है अगर पकड़े जाते हैं तो. सो रेलवेज में भी टिकट खरीदने वाले को ही बैठने को मिलेगा. लेकिन क्या आप अकेले ही टिकट खरीद पाओगे? नहीं, दूसरे भी आएंगे, इंडिपेंडेंटली आएंगे और आपके बगल में बैठेंगे. क्लब हाउस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो जितने भी लोग उस कम्युनिटी में रहते हैं खाली उन्हीं को उस क्लब हाउस का एक्सेस मिलेगा. एक्सक्लूडेबल है. लेकिन क्या तुम अकेले उस क्लब हाउस का इस्तेमाल करोगे? नहीं, हर वो इंसान करेगा जिसने वहां की में बंगलो या फ्लैट खरीदा है. सो प्राइवेट गुड्स इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. क्लब और कलेक्टिव गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते. Goods are not divided only into two pure categories. इसलिए मैंने क्या बोला, दो एक्सट्रीम एंड्स पे आप चले गए, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक. उसके बीच भी कुछ गुड्स होते हैं जो जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते ही जाएंगे कि यहाँ पर पैसा भरने का है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर परमिशन चाहिए, यहाँ पे परमिशन नहीं चाहिए, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? ये क्वेश्चंस ना आए इसीलिए मैंने ये 4 हिस्से ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं. इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है. कुछ ऐसे गुड्स हैं आप देख सकते हैं नीचे वाली लाइन में कॉमन गुड्स लिखा हुआ है नॉन एक्सक्लूडेबल के बाजू में. मतलब हम किसी भी इंसान को रोक नहीं पाएंगे उन गुड्स का इस्तेमाल करने से पहले. और ये राइवल है, मतलब मैं अगर वो गुड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं तो कोई दूसरा उस गुड्स का इस्तेमाल उसी टाइम पे नहीं कर पाएगा. ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? मान लो कोई बहुत बड़ा ओशन है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं, वो मछलियों को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मछुआरे से बोल के मैं उन मछलियों को निकलवा लेता हूं. सो कैन आई स्टॉप एनीबडी टू एंटर इनटू द सेम ओशन एट द सेम टाइम? नो. लेकिन जिन मछलियों को मैंने पकड़ लिया है, क्या मैं उन मछलियों का कंजम्पशन खुद ही करूंगा, मैं ही रखूंगा? यस, मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर मेरी पकड़ी हुई मछली आपको चाहिए तो ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया? कॉमन गुड्स हो गए, जहां सब लोग जा तो सकते हैं लेकिन कॉमन गुड्स के साथ साथ वो राइवल भी है, क्योंकि वो ओशन से मछली मेरी मेहनत से मैंने निकाली है, इसको कंज्यूम करने के लिए आपको मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. देन कम्स बोरिंग का जो वाटर पंप आता है, गवर्नमेंट ने लगा के रखा हुआ है. गांव में होता है, पता है वो पंप, ठीक है, नीचे बोरिंग का पानी कनेक्टेड होता है. सो वो वाटर पंप मान लो फैमिली ए इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या फैमिली बी उसी टाइम पे आके उसी वाटर पंप को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, एक्सक्लूडेबल नहीं है. आप किसी को रोक नहीं पाओगे उस वाटर पंप का इस्तेमाल करने से. लेकिन जब एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मैं अगर उसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. सो राइवल भी है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, इसीलिए वो कौन से गुड्स हैं? कॉमन गुड्स हैं. ठीक है. फिर जो पार्किंग एरिया होता है, आप किसी बिल्डिंग के बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर दो, किसी पार्क के बाहर जाके गाड़ी पार्क कर दो, सो वहां पे आके कोई भी गाड़ी पार्क कर सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल है. लेकिन जब मेरी गाड़ी पार्क्ड है तो उसी जगह पे ऊपर कोई और गाड़ी पार्क कर सकता है,
नहीं कर सकता तो वो राइवल है। राइवल के साथ साथ नॉन एक्सक्लूडेबल कॉम्बिनेशन इज नोन एज विच गुड्स, कॉमन गुड्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लब कलेक्टिव गुड्स या कॉमन गुड्स समझ में नहीं आए, डोंट वरी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। अब चौथी कैटेगरी पे जाते हैं, पब्लिक गुड्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो नॉन एक्सक्लूडेबल है। आप वहां पे किसी को आने से रोक भी नहीं पाओगे, और जब आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी टाइम पे कोई और भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा होगा। सो नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल की रेंज में क्या आता है, पब्लिक गुड्स आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया रोड्स। फिर आता है डिफेंस सर्विस। अब जो भी सोल्जर्स हैं वो अपने देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो बेनिफिट किसको मिलता है, पूरे कंट्री को मिलता है। फिर किसी ने टैक्स भरा नहीं भरा ये हम सोचने वाले नहीं है, मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल प्रोडक्ट है ये। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि टाइप्स ऑफ गुड्स जो हेडिंग है अपना, वो खाली गुड्स का नहीं है, सर्विसेज का भी है। सो डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज provided by the government is for the whole nation. You cannot exclude anyone. At the same time, defense is being given at a time to everyone. ऐसा नहीं है कि सोल्जर खाली आके तुम्हारे घर की रखवाली कर रहा है तो तुम्हें डिफेंस मिल रहा है, लेकिन मुझे डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्योंकि सोल्जर डिफेंस कहाँ पे कर रहे हैं, बाउंड्री पे, अपनी देश की बॉर्डर पे, और उसका बेनिफिट सबको मिलता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी को भी इसमें से बाकात कर नहीं सकते। पुलिस सर्विसेज है ना, क्योंकि देश के बाहर का डिस्टर्बेंस संभालने के लिए डिफेंस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ओके। लेकिन पुलिस इज मेंट फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस हैंडलिंग। तो क्या पुलिस वाले खाली आपके घर का ही रखवाली कर रहे हैं? नहीं, वो पूरी सिटी के लिए बने हैं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में जब आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होती है, आपकी जान को खतरा होता है, तो आप एक्सक्लूसिवली जाके डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली दैट सर्विस इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव फॉर यू ओनली। बट जैसे आपकी जान को खतरा है वैसे किसी दूसरे तीसरे को भी हुआ तो क्या वो सेम पुलिस प्रोटेक्शन ले सकता है? द आंसर इज यस। तो नॉन एक्सक्लूडेबल है, एट द सेम टाइम नॉन ड्राइवेबल है। पुलिस इज मेंट टू गिव प्रोटेक्शन टू ईच एंड एवरीवन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्क्रीन पे है, पार्क्स है, ओशन है, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, जिसका एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो ऑल दीज प्लेसेस, ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ऑल दीज सर्विसेज आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ विच गुड्स, पब्लिक गुड्स, ठीक है। सो राइवल एक्सक्लूडेबल बराबर प्राइवेट, राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब कॉमन गुड्स, नॉन ड्राइवल एक्सक्लूडेबल मतलब कलेक्टिव गुड्स या क्लब गुड्स, नॉन ड्राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब पब्लिक गुड्स, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तुरंत उस मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, ओके, डोंट पैनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या? Goods which are capable of satisfying a particular want directly are called as consumer goods. So हम जो भी मार्केट से खरीद के लाते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, जो हमारी वांट को सीधा सेटिस्फाई करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है they have passed the final stage of production, मतलब इसमें अभी प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पास हो चुका है, मतलब रॉ मटेरियल से ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, आगे कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। दीज गुड्स आर रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आर कॉल्ड एज विच गुड्स? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां अनगिनत प्रोडक्ट्स होते हैं। सुपरमार्केट में आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, है ना। ये स्क्रीन पे जो आया ये सारे प्रोडक्ट्स आपको चाहिए? यस, क्योंकि कभी ना कभी हमने खुद सुपरमार्केट में जाके इसकी शॉपिंग करी हुई है, और आके हम क्या इसका आगे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं? नहीं करते, आके सीधा इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सर मैगी भी हम वहां से लाते हैं,
लेकिन मैगी तो घर आके बनानी पड़ती है, तो बेटा वो प्रोडक्ट ही ऐसा है. इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई योर वांट ऑफ प्रिपेयरिंग मैगी. इट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई योर वांट ऑफ हंगर. समझ में आ रहा है? सो व्हेन यू बाय समथिंग यू नो द यूज ऑफ दैट. वहां से आपने मान लो शेविंग किट खरीद ली, तो आके उसका कंजम्पशन किया. वहां पे आपने गॉगल्स खरीद लिए, आके उसका इस्तेमाल किया. कई बार आप ये सब जगहों पे जाके वेजिटेबल्स भी खरीदते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वेजिटेबल्स आर नॉट रेडी फॉर यूज. They are not ready to eat, but they are ready to use. You can use these products directly for satisfying your wants. So all goods which are meant for ready for human consumption are called as which goods? Consumer goods. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Producer goods means what? Goods which are used at the intermediate stage of production and cannot be directly consumed are called producer goods. These goods help in production of a final good. मतलब कुछ ऐसी मशीन्स होंगी जो हम खरीदने वाले हैं या हम खरीद चुके हैं, तो ये मशीन हम कंज्यूम नहीं करने वाले. इन मशीन्स का उपयोग हम करने वाले हैं टू मेक सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. ठीक है, जैसे किसी फैक्ट्री में रोबोटिक्स खरीद लिया. ये रोबोटिक्स आर नॉट मेंट फॉर कंजम्पशन. They don't satisfy anyone directly. इन रोबोटिक्स पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होंगे, कंज्यूमर गुड्स होंगे. कहीं पे किसी फैक्ट्री में इंटीग्रेटेड प्लांट भी रखा हुआ है, मशीन के टूल्स रखे हुए हैं, हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचा पा रहे हैं. All these goods are which goods? Producer goods. Because they are not meant for consumption. They are meant for providing further services. Okay? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि what are consumer goods and what are producer goods. ठीक है? थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, but don't worry, it will help you understand the concept better. लैपटॉप अभी जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरे लिए ये कंज्यूमर गुड्स हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स हैं? प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप टू प्रोवाइड फर्दर सर्विसेज टू यू पीपल. लेकिन जब मैं इसी लैपटॉप का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए करता हूं, मेरे ईमेल्स चेक करने के लिए करता हूं, मेरा बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए करता हूं, तो ये गुड्स मेरे लिए क्या है? कंज्यूमर गुड्स है. बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग माई वॉन्ट ऑफ कनेक्टिविटी, इट इज सेटिस्फाइंग माई वॉन्ट ऑफ परफॉर्मिंग बैंकिंग सर्विस ऑन द स्पॉट. ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन. एसी जो मेरी ऑफिस में लगा हुआ है, क्या वो कंज्यूमर गुड्स है कि प्रोड्यूसर गुड्स है? ऑफिस में लगा है, इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज फर्दर टू माई स्टूडेंट्स, टू माई स्टाफ. मेरे लिए वो प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा, बिकॉज आई एम यूजिंग दैट असेट, आई एम यूजिंग दैट गुड टू प्रोवाइड फर्दर सर्विसेज. बट द सेम एसी यूज्ड इन माय हाउस इज मेंट फॉर माय डायरेक्ट कंजम्पशन, सो इट इज विच गुड्स? कंज्यूमर गुड्स. सो कोई भी गुड्स का क्लासिफिकेशन एब्सोल्यूट बेसिस पे हम नहीं कर पाएंगे. वी विल हैव टू सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दोस गुड्स. ठीक है, whether it is used to provide further goods or services or whether it is used only for satisfaction of one's own needs. खुद की ही नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर गुड्स है तो वो कंज्यूमर गुड्स है, और खुद की नीड सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, आगे अच्छी सर्विस देने के लिए है, आगे अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए है, तो वो गुड्स कौन से कहलाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे. ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, अब एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में आता है, कैन अ सिंगल कमोडिटी बी क्लासिफाइड इनटू मोर देन वन टाइप? आंसर इज यस. एक ही प्रोडक्ट अलग अलग टाइप से हम क्लासिफाई कर पाएंगे? द आंसर इज यस. फॉर एग्जाम्पल, जीएसआरटीसी की जो बस है, ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से
अलग अलग गुड्स में क्लासीफाई होगा। जैसे आप पढ़ सकते हैं जीएसआरटीसी बस इज ड्यूरेबल, यस लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी लाइफ बहुत बड़ी है। सेकंड, इट इज इकोनॉमिक, ये बस खरीदने का पैसा देना पड़ता है, ये फ्री में नहीं है, इसमें बैठने के लिए भी टिकट खरीदनी पड़ती है। देन टेंजिबल है, कैन यू सी बस, यस, कैन यू टच इट, यस, कैन यू फील इट, यस। फिर ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर गुड्स हैं, क्यों? कंज्यूमर डायरेक्टली उसमें बैठ के अपनी ट्रांसपोर्टेशन की नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस बसेस टू प्रोवाइड फर्दर सर्विसेज। और यही बस पब्लिक भी है, क्योंकि आप उसमें किसी को रोक नहीं पाओगे आपके बाजू में बैठने से। हाँ, लेकिन हर वो व्यक्ति जो टिकट खरीदेगा उसी को ये बस इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सो है तो वैसे ये क्लब गुड्स, ओके, लेकिन हमको वो दो शब्द सिलेबस में ही नहीं है, तो इसको हमने किस में शामिल करके रखा हुआ है? पब्लिक गुड्स में शामिल करके रखा हुआ है। सो सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज, ओके। फिर लैपटॉप अभी डिस्कस किया हमने, पीसी यूज्ड इन बिजनेस, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लाइफ है, इकोनॉमिक है, पैसा देना पड़ता है, टेंजिबल है, यू कैन सी, टच एंड फील, प्रोड्यूसर गुड्स है क्योंकि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में प्राइवेट भी है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, खाली बिजनेस के लिए ये पीसी इस्तेमाल होगा और उस कंपनी का ओनरशिप है इस पे। सो इस पीसी को यूज करने से पहले आपको वो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फिर बालाजी वेफर्स जो हमने मार्केट से खरीद लिया, इट इज पेरिशेबल, इसको एक बार यूज करने के बाद उसका फॉर्म सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज इकोनॉमिक, खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, टेंजिबल भी है, यू कैन सी, टच एंड फील, कंज्यूमर है, इट इज मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, और साथ में प्राइवेट भी है क्योंकि इसका इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं, हमने खरीदा है, हमारी ओनरशिप है, तो कोई दूसरा आके इसको उसी टाइम पे कंज्यूम नहीं करेगा हमारी परमिशन के बगैर, ठीक है। सो आई थिंक द फंडाज आर क्लियर। टाइप्स ऑफ गुड्स, लेकिन जरूरी नहीं कि ये गुड का एक ही टाइप हो। वन गुड, वन प्रोडक्ट, वन सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अभी भी अगर कोई डाउट है तुरंत व्हाट्सएप डालें ऊपर वाले नंबर पे, ठीक है, भूलिएगा मत। डाउट्स विल बी सॉल्व विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स, ट्रस्ट मी। अब टाइप्स ऑफ गुड्स तो हमने देख लिया, पूरा आंसर हो गया, लेकिन इसको लर्न कैसे करना है? लेट अस सी दैट। टाइप्स ऑफ गुड्स का शॉर्टकट भी क्या है? टाइप्स ही है, मतलब आपको याद नहीं रखना, जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर है। टाइप्स ऑफ गुड्स मींस टाइप्स। टी फॉर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वाई फॉर योर पर्पस, व्हाट इज योर पर्पस? पर्पस अगर खुद का सेटिस्फैक्शन है तो कंज्यूमर गुड्स, अगर और सर्विस प्रोवाइड करनी है तो प्रोड्यूसर गुड्स। फिर पी मतलब पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, बराबर, ओके। पी फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट, टी फॉर टेंजिबल और उसी से फिर जुड़ा हुआ इनटेंजिबल। वाई योर पर्पस मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ई तो क्या आएगा? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। और एस मतलब क्या आएगा? सर्व्स हाउ लॉन्ग, लॉन्ग लाइफ, ड्यूरेबल, शॉर्ट लाइफ, पेरिशेबल, सो ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल। तो इस आंसर को आपको ऐसे याद रखना है। टाइप्स ऑफ गुड्स क्वेश्चन है तो आंसर भी क्या है? टाइप्स। टी फॉर टेंजिबल, इनटेंजिबल, वाई फॉर योर पर्पस, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, पी फॉर पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, ई फॉर इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स, एंड एस फॉर सर्व्स हाउ लॉन्ग, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। सो ये आपको लर्न भी हो चुका। टाइप्स इज द क्वेश्चन एंड टाइप्स इज द आंसर, ओके। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।